हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल शुभ ऑनलाइन क्लासेस में। और आज से हम आपके लिए लेके आए हैं एपीएस पीजीटी कॉमर्स के लिए इम्पोर्टेंट एमसीक्यू, जो कि बेस्ड है आपके मॉक टेस्ट पे। मैं हर क्वेश्चन के लिए आपको 5 से 10 सेकंड दूंगा। आप ट्राई करिएगा कि उतने में आप आंसर दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। वॉच तो मैंने इसमें नहीं लगा रखी है, बट आपके लिए वो है कि आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ठीक है जी। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करता हूँ बिना टाइम वेस्ट किए हुए। अपॉर्चुनिटी एंड वार्निंग्स आर रिलेटेड। तो यहाँ पे अवसर एवं चेतावनी संबंधित होते हैं। किससे होते हैं? ऑप्शन नंबर ए है माइक्रो इन्वायरमेंट, ऑप्शन नंबर बी है इंटरनल इन्वायरमेंट, ऑप्शन नंबर सी है मैक्रो इन्वायरमेंट और ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ द एबव। तो ये इस क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। आप ट्राई करिए कि आप इसका आंसर दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। मैं इसका आंसर फ़िलहाल बता रहा हूँ आपको। देखिए, व्यवसाय जो होता है उस पर आंतरिक वातावरण, जिसको हम बोलते हैं माइक्रो यानी इंटरनल इन्वायरमेंट, और बाह्य वातावरण यानी मैक्रो इन्वायरमेंट, दोनों का प्रभाव पड़ता है। आंतरिक वातावरण यानी इंटरनल इन्वायरमेंट के अंतर्गत उन घटकों को शामिल किया जाता है जो व्यवसाय के नियंत्रण में होते हैं, जबकि जो बाहरी जो वातावरण होता है यानी जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है, जिसको हम मैक्रो इन्वायरमेंट बोलते हैं, के घटकों पर व्यवसाय का पूर्ण नियंत्रण नहीं होता है। तो बाह्य वातावरण के अंतर्गत अवसर व चेतावनी संबंधी घटकों को शामिल किया जाता है। तो जो बाह्य वातावरण होते हैं उसके अंतर्गत अवसर व चेतावनी यानी जो अपॉर्चुनिटी है और वार्निंग्स हैं, इन दोनों वर्ड्स को शामिल किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मैक्रो इन्वायरमेंट यानी बाहरी वातावरण। क्वेश्चन नंबर 2 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन एक आंतरिक वातावरण का तत्व नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है आपके लिए मार्केटिंग कैपेसिटी, ऑप्शन नंबर बी है ऑपरेटिंग कैपेसिटी, ऑप्शन नंबर सी है मनी एंड कैपिटल मार्केट, ऑप्शन नंबर डी है पर्सनल कैपेसिटी। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से एक आंतरिक वातावरण का तत्व नहीं है। कौन कौन सा है? विपणन क्षमता, ऑप्शन बी है परिचालन क्षमता, ऑप्शन सी है पूंजी मुद्रा व पूंजी बाजार, ऑप्शन नंबर डी है व्यक्तिगत क्षमता। तो यहाँ पे मैं आपको 5 सेकंड या 10 सेकंड का टाइम आप अपने आप से ले लीजिए और क्वेश्चन का सलूशन करने की कोशिश करिए। फिलहाल मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ पहले। देखिए, जो व्यवसाय होता है उसका जो इंटरनल इन्वायरमेंट होता है उसके अंतर्गत वे सभी तत्व शामिल होते हैं जो किसी संगठन के अंतर्गत आते हैं। इन आंतरिक तत्वों को व्यवसाय अपने पक्ष में कर सकता है, क्योंकि ये तत्व जो भी होते हैं वो फर्म के नियंत्रण में होते हैं। आंतरिक वातावरण के अंतर्गत विपणन क्षमता यानी मार्केटिंग कैपेसिटी, ऑपरेटिंग का जो भी होगा ऑपरेटिंग कैपेसिटी, ठीक है जी, तथा जो पर्सनल इनकी कैपेसिटी होगी, जैसे तत्व सभी शामिल हो जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, कैपिटल मनी एंड कैपिटल मार्केट। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस आर। अब आपको बताने हैं बहुराष्ट्रीय निगम इनमें से कौन कौन से हैं, कौन कौन सी प्रकृति के होते हैं। मल्टीनेशनल, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मिस कर रखा है। बहुराष्ट्रीय निगम प्रकृति में है, कौन कौन सी प्रकृति, यहाँ पे नेचर होना चाहिए था। नेचर ऑफ मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन आर, यहाँ पे नेचर हो जाएगा। नेचर ऑफ मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन आर मोनोपोलिस्टिक, ऑप्शन नंबर बी है ऑलिगोपोलिस्टिक, ऑप्शन नंबर सी है डिओपोलिस्टिक और ऑप्शन नंबर डी है डिगोपोलिस्टिक। तो आपको जो इसका आंसर देना है वो सही आंसर देना है जो क्वेश्चन है। तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। बहुराष्ट्रीय जो भी कंपनियां होती हैं जिनको हम मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन बोलते हैं, वो होती हैं अल्पाधिकारिक प्रकृति की। ठीक है, उनका जो नेचर होता है वो कौन सा होता है? अल्पाधिकारी, जिसको हम बोलते हैं डेगोपॉलिस्टिक। ठीक है जी। अल्पाधिकारी बाजार प्रतियोगिता के अंतर्गत उत्पादकों या फर्मों की संख्या सीमित होती हैं। लिमिटेड नंबर्स ऑफ कंपनीज होती हैं जिनका प्रोडक्शन व कीमत पर पूर्ण नियंत्रण होता है। जितने भी वो इनकी प्रोडक्शन करेंगे और जो उनकी प्राइसिंग अलॉट होगी वो उन पे पूरी तरीके से कंट्रोल करते हैं। एमएनसीज का आशय ऐसी कंपनी से है जिसका परिचालन एक से अधिक देशों में होता है। यानी मल्टीनेशनल कंपनी का मतलब होता है जहाँ पे हम बहुत सारी देशों में जाके बिजनेस करते हैं। इन कंपनियों का कारोबार जो होम कंट्री के अलावा अदर कंट्रीज़ में भी होता है। तो ये जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी डिगोपोलिस्टिक।
क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द माइक्रो इन्वायरमेंट, इनमें से कौन सा है जो माइक्रो इन्वायरमेंट में आपके नहीं आता है। ऑप्शन ए है कस्टमर, ऑप्शन बी है टेक्नोलॉजी, ऑप्शन सी है सप्लायर, ऑप्शन डी है शेयर होल्डर। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो हमारा इंटरनल इन्वायरमेंट होता है, इसका मतलब होता है कि ये ऐसा इन्वायरमेंट है जो व्यवसाय से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होता है, यानी डायरेक्ट रिलेटेड करता है आपके बिजनेस से। इसके अंतर्गत सभी चीज़ें आती हैं, जिनमें कस्टमर भी आएगा, आपका सप्लायर भी आएगा, शेयर होल्डर भी आएंगे। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ टेक्नोलॉजी। प्रौद्योगिकी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो प्रौद्योगिकी में ये सभी चीज़ें आएंगी आपके इंटरनल इन्वायरमेंट के अंदर, माइक्रो इन्वायरमेंट के अंदर। क्वेश्चन नंबर 5 है, कमिटेड टू द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, कौन कौन से ऐसे हैं विश्व व्यापार संगठन के प्रतिबद्ध, कौन कौन सी चीज़ें हैं। होल यानी पूर्ण, ऑप्शन नंबर बी है फिक्स्ड, ऑप्शन नंबर सी है फॉर ऑल मेंबर, ऑप्शन नंबर डी है ऑल द एबव। तो ये जो होता है WTO होता है, जो संबंधित होते हैं इसके सभी सदस्य देशों के प्रति प्रतिबद्ध होते हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन संबंधित सभी सदस्य देशों के प्रति प्रतिबद्ध होता है, क्योंकि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या है, अपने जितने भी ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन की कंट्रीज़ होती हैं उनके साथ में वो अपने बिजनेस को बिजनेस के साथ में क्या करता है, कोरिलेट करता है। ठीक है, तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो अदर कंट्रीज़ के साथ में कोरिलेशन करता है कि वो बिज़नेस किस तरीके से करें। इसका जो हेड ऑफिस है वो जनेवा स्विट्ज़रलैंड में इस्टेब्लिश है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा WTO का वो हो जाएगा समस्त सदस्य होते, ऑप्शन नंबर सी, फॉर ऑल मेंबर्स, जितने भी मेंबर्स होंगे उनके लिए ये काम करता है। NNP इज़ मेथड ऑफ नोइंग, NNP का जो मेथड है उसको हम किस तरीके से जानते हैं। तो ये आपने अगर क्लास 12th की माइक्रो इकोनॉमिक्स कर रखी है, नेशनल इनकम वाला चैप्टर, तो बड़े आसानी से कर सकते हैं। बहुत ही डीपली उसको बताया गया है CBSE बोर्ड की क्लास 12th में। ऑप्शन नंबर ए है NNP इज इक्वल टू GNP माइनस डेप्रीशिएशन, ऑप्शन बी है NNP इज इक्वल टू GNP प्लस डेप्रीशिएशन, ऑप्शन नंबर सी है NNP इज इक्वल टू GNP प्लस डायरेक्ट टैक्स, और ऑप्शन नंबर डी है NNP इज इक्वल टू GNP प्लस इनडायरेक्ट टैक्स। थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो हमारी नेट नेशनल प्रोडक्ट, जिसको हम NNP बोलते हैं, कि गणना के लिए GNP माइनस ग्रॉस, जो इसमें से हम डेप्रीशिएशन को माइनस करते हैं, यानी GNP माइनस डेप्रीशिएशन इज इक्वल टू NNP होता है। इसी प्रकार अगर हम शुद्ध घरेलू इस्पात यानी NDP की गणना के लिए सकल घरेलू इस्पात GDP में से ह्रास को घटा देते हैं, यानी डेप्रीशिएशन को माइनस करते हैं, तो उस समय जो होगा NDP इज इक्वल टू GDP माइनस डेप्रीशिएशन उस समय हो जाएगा। तो यहाँ इस क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम बात करें तो NNP इज इक्वल टू GNP माइनस डेप्रीशिएशन, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, द चेयरमैन ऑफ सेबी इज़ अपॉइंटेड, जो सेबी का चेयरमैन होता है वो किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑप्शन नंबर बी है बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर सी है बाय पार्लियामेंट, ऑप्शन नंबर डी है बाय स्टेट गवर्नमेंट। तो आपको बताना है कौन से ऐसे हैं अथॉरिटी है जो सेबी के चेयरमैन को अपॉइंट करती है। आप कुछ सेकंड ले लीजिए, अपना ट्राई करिए, देखिए शायद आपको आ जाए। तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, आंसर आपको खुद ही पता चल जाएगा। जो सेबी होता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारत में सिक्योरिटी और फाइनेंस का एक अथॉरिटी बोर्ड है। इसकी जो स्थापना हुई है आधिकारिक तौर पर वर्ष 98 में हुई है, जो कि भारत सरकार के द्वारा की गई है। भारतीय संसद द्वारा पारित सेबी अधिनियम 1992 के साथ 1992 में इसे संवैधानिक अधिकार दिया गया था। सेबी के चेयरमैन की नियुक्ति केंद्रीय सरकार द्वारा की जाती है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पर्पज ऑफ एक्सचेंज कंट्रोल। तो यहाँ पे आपको बताना निम्न में से कौन विनिमय नियंत्रण का उद्देश्य नहीं है। ठीक है, उद्देश्य ऑब्जेक्ट की बात हुई है यहाँ पे। ठीक है जी, ऑब्जेक्ट यहाँ पे है एक्सचेंज ऑब्जेक्ट, इसको सही कर लीजिएगा। ऑप्शन ए है प्रोडक्शन ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्री, ऑप्शन नंबर बी है एक्सपोर्ट प्रमोशन, ऑप्शन नंबर सी है एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी, ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ द एबव। तो ये आपको यहाँ पे बताना है। तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो हमारा विनिमय नियंत्रण होता है, विनिमय नियंत्रण की जो मैं बातें कर रहे हैं, तो यहाँ पे होती है क्या क्या चीज़ें।
इनमें जो शामिल किया जाता है, जिन जिन ऑब्जेक्ट्स को हम शामिल करते हैं, वो है विनिमय दर समता बनाए रखना, राजस्व की प्राप्ति करना, भेदात्मक व्यापार की व्यवस्था करना, उद्योग धंधों को संरक्षण देना, आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था की स्थापना करना, भुगतान संतुलन को ठीक करना, पूर्ण रोजगार की व्यवस्था करना, आर्थिक विकास करना, प्रतिशोध और विदेशी नियंत्रणों तथा राशि पतन का निराकरण करना, पूंजी निर्यात को रोकना, आर्थिक आयोजन को सफल बनाना, निर्यात संवर्धन और घरेलू उद्योगों को संरक्षण देना। तो इनके जो उद्देश्यों में शामिल है, तो वो इनके टोटल 13 ऑब्जेक्ट होते हैं, जिनमें से ये कोई भी नहीं है। तो यहाँ पे नन ऑफ द एबव, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा। तो आपको मैंने जितने भी बताए हैं ऑब्जेक्ट, उसको आप याद रखिएगा, क्योंकि ऐसा भी क्वेश्चन दे सकता है आपको कि इनके ऑब्जेक्ट कौन से हैं। ठीक है जी। तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ मैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 9, रीज़न फॉर स्लो इंडस्ट्रियल ग्रोथ इन इंडिया। आपको बतानी है कि ऐसे कौन से रीज़न हैं जिनमें भारत में औद्योगिक विकास मंद गति से चल रहा है। सबसे पहला क्या रीज़न है? लैक ऑफ पावर, ऑप्शन नंबर बी है लैक लेबर अनरेस्ट, ऑप्शन नंबर सी है लैक ऑफ कैपिटल, ऑप्शन नंबर डी है ऑल द एबव। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि ये सारे रीज़न हैं यहाँ पे, क्योंकि लैक ऑफ पावर, बिजली की कमी है, तब भी हमारे जो देश हैं वहाँ पे जो इंडस्ट्री का ग्रोथ है वो कम हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद अगर हमारा जो लेबर है, अगर वो अशांत है या वो पूरी तरीके से रेस्ट नहीं कर पा रहा है, वो बराबर से पैसे नहीं मिल रहे हैं उसको, तब भी ये प्रॉब्लम ही है हमारे इंडस्ट्री के लिए। अगर कैपिटल की रिक्वायरमेंट है वो कमी है, तब भी हमारी इंडस्ट्री के लिए प्रॉब्लम है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ऑल द एबव। तो ये सारे रीजंस हो सकते हैं जिनसे एक जो बिज़नेस होता है हमारे देश में वो स्लो, जो उसका जो ग्रोइंग रेशियो है वो कम है। क्वेश्चन नंबर 10 है, जो कि आज की लेक्चर का लास्ट हमारा क्वेश्चन है। द वेरिएंस कोफिशिएंट इज़ द परसेंटेज फॉर्म। तो यहाँ पे आपको बताना है विचरण गुणांक प्रतिशत रूप है, किसका प्रतिशत रूप है? मीन डेविएशन का, क्वार्टाइल डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन और नन ऑफ द एबव। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ स्टैंडर्ड डेविएशन का। तो स्टैंडर्ड डेविएशन होगा, किस तरीके से होगा बस ये समझ लीजिए। देखिए, जो विचरण गुणांक होता है, जिसे हम विचरण गुणांक बोलते हैं, नहीं द वेरिएंस कोफिशिएंट जो होता है वो प्रतिशत रूप होता है किसका? स्टैंडर्ड डेविएशन का। क्यों होता है? क्योंकि इसका जो गुणांक है वो 100 से गुणा करने पर प्राप्त होता है। किस तरीके से हम इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं? तो स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाई एक्स बार इंटू 100। ये फार्मूला हम अपनाते हैं किसके लिए? सी वी के लिए, सी वी यानी वेरिएंस कोफिशिएंट के लिए। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और विचरण जो गुणांक होता है वो अपकिरण की सापेक्ष माप होती है, इसका जो होता है वो सापेक्ष माप भी कही जाती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्टैंडर्ड डेविएशन। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। मॉक टेस्ट आप दीजिएगा। मैं अगली वीडियो में फिर से आपके लिए 10 क्वेश्चन लाने वाला हूँ और कल आपको वीडियो मिल जाएगी, वो आप मॉक टेस्ट करिए। अगर हमारे जुड़े हुए वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो ये मैं आपको शुभ ऑनलाइन क्लासेस, आप जाइएगा टेलीग्राम पे, वहाँ पे ये आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। तो वहाँ से आप मॉक टेस्ट के लिए इसको डाउनलोड कर सकते हैं, या आपको जैसा ठीक लगे वैसा आप कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।